गुड आफ्टरनून बच्चों। अभी अभी मॉर्निंग सेशन में हमने सीख लिया लैंगमुर और फ्रुंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन। टॉपिक क्या है नेक्स्ट हमारा? एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो स्टूडेंट्स, solids can absorb solutes from solution also। तो कब से क्या पढ़ा रहे थे मैडम आप? तो कब से हम सॉलिड की सरफेस पे जब गैस का एड्सॉर्प्शन होता है तब प्रेशर की बात आती है, और इसीलिए हम सॉलिड सरफेस पे गैसियस एड्सोर्बेट और उस पे अफेक्टिंग फैक्टर प्रेशर की बात कर रहे थे। बच्चों, अभी हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन, यानी solids can absorb solute from solution also। इसके लिए 2-3-4 एग्जाम्पल याद रखना कि when a solution of acetic acid in water, solution of acetic acid इन वाटर, उसमें अगर आपने डाल दिया चारकोल, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में चारकोल का पाउडर अगर आपने डाल दिया, एक्टिवेटेड चारकोल, तो अ पार्ट ऑफ द एसिड एब्जॉर्ब्ड बाय द चारकोल एंड द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड डिक्रीजेस इन द सॉल्यूशन। ये चीज मैंने पहले आपको बताई थी कि सपोज मैंने 0.5 मोलर एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन लिया और उसमें चारकोल डाल दिया, तो आधा पौना घंटा इसको छोड़ दो, तब तक एसिटिक एसिड वो चारकोल पे एड्सॉर्ब होने के बाद वो इक्विलिब्रियम भी बना ले। फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, धीरे से एक पीपेट अंदर डालना है और एसिटिक एसिड के थोड़े सॉल्यूशन को आप सक करके उसका ये एसिड है तो कोई बेस के साथ टाइट्रेशन कर लो और उसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर लो। और अगर आफ्टर टाइट्रेशन आपको कंसंट्रेशन मिला 0.3 मोलर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले था 0.5 मोलर, अब हो गया 0.3 मोलर, यानी कितना 0.2 मोलर कहाँ गया? तो वो चारकोल के ऊपर एड्सॉर्ब हो गया। तो ये एसिटिक एसिड और चारकोल के सम्स थोड़े बहुत आते हैं। दूसरा, आपकी टेक्स्ट बुक में जो जो एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिए हैं, तो वो सारे एग्जाम्पल को रीड इसलिए करना पड़ेगा आपको कि फिर वही एग्जाम्पल को एज अ एमसीक्यू, थियरी बेस्ड एमसीक्यू में वो लोग कन्वर्ट कर देते हैं, तो फिर एमसीक्यू में पूछ लेंगे वो लोग, तो आपको फिर याद रखना पड़ेगा। तो मैं बता दूं कि लिटमस सॉल्यूशन उसको भी आप चारकोल, लिटमस सॉल्यूशन में भी आप क्या ऐड करोगे? चारकोल। तो वो
कलरलेस हो जाएगा। यानी चारकोल लिटमस का कलरफुल सॉल्यूशन होता है और उसमें चारकोल डालोगे तो वो कलरलेस हो जाता है लिटमस सॉल्यूशन भी। क्यों कलरलेस हो गया? तो जो कलर के पार्टिकल थे वो चारकोल के ऊपर एब्जॉर्ब हो गए। वही शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो शुगर सॉल्यूशन येलो कलर का होता है। तो येलो शुगर सॉल्यूशन को एनिमल चारकोल के ऊपर से पास करते हैं तो वो भी कलरलेस हो जाता है। येलो सॉल्यूशन को शुगर के ऊपर से पास करते हैं तो वो भी कलरलेस हो जाता है। वेट फॉर 1 मिनट। चलो दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक में है कि द प्रेसिपिटेट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, द PPTs of MgOH twice, यानी कि अपने टेस्ट ट्यूब में प्रेसिपिटेट कैसे होते हैं वो देखे ही है सबने, क्योंकि 11th में तो आपको चांस मिला था प्रैक्टिकल्स का और सॉल्ट में सॉल्ट डाल के आप डिफरेंट डिफरेंट कलर के प्रेसिपिटेट लाते थे। तो अगर ये प्रेसिपिटेट है MgOH ट्वाइस के, किसके? MgOH ट्वाइस के, तो इट अटेन्स ब्लू कलर। अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को आपने कौन से रिएजेंट के साथ, तो मैग्नेसन, कौन सा रिएजेंट? मैग्नेसन रिएजेंट। अब सोचो कि कहीं MCQ आ गया बोर्ड में तो आप सोचो कि हमने तो पहली बार लाइफ में नाम सुना, ये कहाँ से आया, लेकिन आपकी ही टेक्स्ट बुक में है मैग्नेसन रिएजेंट। तो मैग्नेसन रिएजेंट की प्रेजेंस में MgOH ट्वाइस के प्रेसिपिटेट को आपने डाल दिया तो ये प्रेसिपिटेट अपनी सरफेस पे मैग्नेशियम रिएजेंट को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो खुद ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से कलर के हो जाते हैं? वो ब्लू कलर के। तो PPTs of MgOH twice when shaken with magnesium reagent, it attains blue color due to absorption of magnesium reagent on the surface। ठीक है, नेक्स्ट बात। तो अब ऑब्जर्वेशंस की बात की जाए तो इन केस ऑफ एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है इसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलो ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि अब तक तो हमने गैस के ऑब्जर्वेशंस यानी फैक्टर्स के बारे में बात किया था कि भाई टेम्परेचर चेंज होता है तो ये होता है वो होता है, प्रेशर चेंज होता है तो ये होता है वो होता है, तो इसमें क्या क्या होता है वो सीख लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो पहला ऑब्जर्वेशन है द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, यानी बच्चों उसको हमें बोलना है x/m। ठीक है, द एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन x/m डिक्रीज विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि पहले जैसा था वैसा ये तो सेम हो गया तो अच्छा है ना, आपको याद रखने में दिक्कत ना है। तो गैस के बारे में बोला था कोई भी एब्सॉर्प्शन एक्सोथर्मिक ही होता है। सो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली एब्सॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा। आप सॉल्यूशन को बॉईल करोगे ना तो सॉल्यूशन
ये पूरा इसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, मॉलिक्यूल मूव करने लग जाएंगे और मूव करेंगे तो फिर अच्छे से इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सिंपल बात है। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्बेंट, यानी सरफेस एरिया की बात करी है तो ये भी सही बात है। सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो एब्सॉर्प्शन इंक्रीज ही होगा। आप बड़े से शुगर के क्यूब को डालोगे और पाउडर शुगर को डालोगे तो पाउडर शुगर में सरफेस एरिया इंक्रीज होने की वजह से एब्सॉर्प्शन बहुत अच्छा होता है, वो भी सीखा हुआ है। ठीक है। थर्ड ऑब्जर्वेशन भी मुझे तो बताना पड़ेगा ना आपको, मेरी टेक्स्ट बुक में है। तो एक्सटेंट ऑफ एब्सॉर्प्शन यानी कि x/m डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन। यस, मुझे यही चीज फोकस करनी थी। बच्चों, आपको याद है कि गैस वो होता है जो प्रेशर करता है, यानी गैस कोई भी हो उसका कंसंट्रेशन, गैस का कंसंट्रेशन यानी अमाउंट ऑफ गैस ज्यादा होता है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। एक छोटी सी बात है समझने में कि ज्यादा गैस ज्यादा प्रेशर, कम गैस कम प्रेशर। आप प्रेशर अप्लाई करते हो यानी गैस इंक्रीज करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ गैस इंक्रीज करोगे, या एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो भी प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे गैस इंक्रीज करोगे कंसंट्रेशन तो एब्सॉर्प्शन बढ़ता था, वैसे ही मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मोर विल बी द एब्सॉर्प्शन। यानी बच्चों, फ्रुंडलीच वाला आइसोथर्म मुझे इधर अप्लाई करना पड़े तो फ्रुंडलीच आइसोथर्म में कैसे अप्लाई कर पाऊंगी इधर, तो x/m इज इक्वल टू k और प्रेशर के बदले कंसंट्रेशन c मुझे लिखना पड़ेगा। प्रेशर के बदले मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन c⁻⁴n। समझ गए आप? तो ऑब्वियसली x/m इज इक्वल टू k c⁻⁴n। अब इसका भी मैं दोनों साइड लॉग ले सकती हूं, तो log x/m इज log k प्लस 1/n log c। कंपेयर इट विथ y, m x प्लस c। यानी सॉल्यूशन के बारे में बात है तो मुझे कौन सा प्लॉट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो x/m वर्सेस मुझे प्रेशर यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेना है, log c नहीं, log p नहीं, log c लेना है। तो यहाँ पे मेरा प्लॉट होगा log x/m वर्सेस log c वाला प्लॉट मुझे अप्लाई करना है। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन बढ़ गया, एब्सॉर्प्शन बढ़ गया, ये एरिया इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट यानी कि log k हो गया ये। फिर यहाँ से मुझे विथ एंगल थीटा टेंजेंट निकालना पड़ेगा। टेंजेंट से मुझे मिल जाएगा स्लोप, स्लोप से मुझे मिल जाएगा m यानी कि 1/n और n विल बी 1/स्लोप ऑल्सो। तो फ्रुंडलीच आइसोथर्म फॉर कंसंट्रेशन, और वैसा ही सेम अगर आप लैंगमुर अप्लाई करोगे तो लैंगमुर के लिए बोल सकते हो कि log x/m नहीं, इसमें तो x/n इज इक्वल टू AC ओवर क्या था, AP/1 प्लस BP था ना, तो AC/1 प्लस BC। लैंगमुर के लिए क्या लिखोगे, तो x/m इज इक्वल टू AC/1 प्लस BC। तो लैंगमुर अंकल की बात भी यहाँ पे खत्म हो गई। तो फ्रुंडलीच है ये फॉर कंसंट्रेट सॉल्यूशन,
और ये है लैंगमुर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है टॉपिक 5.1.6 यानी एप्लीकेशन ऑफ एडसॉर्प्शन। वो मैंने पहले ही करवा दिया है फर्स्ट लेक्चर में या तो सेकेंड लेक्चर में। तो चलो बच्चों आज का नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कैटालिसिस। आज का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? कैटालिसिस। और ये नाम आपने सुना ही नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं। 2 साल से केमिस्ट्री पढ़ो और कैटालिस्ट के बारे में नहीं पता तो पॉसिबल ही नहीं कि भाई कैटालिस्ट नहीं पता है, ठीक है ना। तो कैटालिसिस क्या होता है? तो कैटालिसिस यानी फिनोमेना इन विच यूजिंग कैटालिस्ट और विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सबको पता है कि चलो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन के बारे में मैं बोलूं कि ऑक्सीजन गैस लेबोरेटरी में पी ब्लॉक में ऑक्सीजन गैस की लैब प्रिपरेशन आपको है, तो अभी से आप याद भी कर लो। तो ऑक्सीजन गैस की प्रिपरेशन लेबोरेटरी में KClO3 से होती है। इक्वेशन भी आप बाय हार्ट कर लेना। KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट, KClO3 पोटेशियम क्लोरेट 2 मोल KClO3। इसको सिर्फ और सिर्फ गर्म करना है, हीटिंग प्रोवाइड करना है और कुछ भी नहीं। टेम्परेचर 873 केल्विन रखना पड़ेगा और ये रेंज में आप इसको गर्म करोगे तो इसका डीकम्पोजिशन होने के बाद 2 मोल KCl मिलेगा और 3 मोल ऑक्सीजन गैस आपको मिल जाएगा। लेकिन बच्चों ये रिएक्शन काफ़ी स्लो है, समझ गए। बट अगर आपने इसमें से थोड़ा मैंगनीज डाइऑक्साइड का ब्लैक पाउडर इसमें आपने ऐड कर लिया, बहुत ज़्यादा ब्लैक होता है MnO2, तो आप लैब में अगर ये प्रैक्टिकल खुद कर रहे हो, पोटेशियम क्लोरेट को लिया, गरम किया, ऑक्सीजन गैस निकाला, लेकिन वही एक्सपेरिमेंट अब दोबारा करो और इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में मैंगनीज डाइऑक्साइड का पाउडर डाल दो, तो पता है लोअर टेम्परेचर पे भी कंसिडरेबली लोअर टेम्परेचर रेंज आपको मिल जाएगा। इतना गर्म नहीं करोगे और आप 473 केल्विन से लेके 633 केल्विन की रेंज में आ जाओगे। MnO2 का पाउडर आपने डाल दिया तो इतना टेम्परेचर भी आपको नहीं चाहिए, ये वाली रेंज में आप चले जाओगे और लोअर रेंज में भी ये पूरा रेट एक्सीलरेट करता है, यानी फास्ट MnO2 गैस निकलता है। और लास्ट में आप टेस्ट ट्यूब में देखोगे ना तो MnO2 पाउडर जैसा लिया था वैसे का वैसा आपको फिर से दोबारा मिल जाएगा। यानी आप समझ चुके हो कि कैटालिस्ट क्या होता है। तो कैटालिस्ट वो होता है कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड जैसा था वैसा वापस मिल गया, लेकिन फर्क क्या पड़ा? तो फर्क इतना पड़ा कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर लिया। यानी बच्चों कि सबसे पहले कैटालिस्ट ऐसा टर्म किसने सजेस्ट किया था, है ना? कौन ये कैटालिस्ट लेके आया? किसको ये पता चला कि ये ऐसे कैटालिस्ट होते हैं? तो भाई द सिस्टेमेटिक स्टडी of the effect of various catalysts on the rates of chemical reaction was first made by Berzelius। कौन से साइंटिस्ट थे? बर्जेलियस।
और सबसे पहला स्टडी करने वाले साइंटिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन का रेट चेक करने वाले साइंटिस्ट थे बर्जेलियस। और इन 1835 he suggested the term कैटालिस्ट। तो ये नाम कैटालिस्ट किसने दिया था? बर्जेलियस ने। तो बर्जेलियस ने सजेस्ट किया कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो उसका डेफिनेशन अगर हमें लिखना है तो हम डेफिनेशन लिख सकते हैं कि सब्सटेंस which accelerate, substance which accelerate the rate, क्योंकि आपको तो एग्जाम में लिखना भी पड़ेगा ना, समझ तो गए आप, जानते हो, लेकिन सारी थियरी भी पढ़ना पड़े अच्छे से। तो कैटालिस्ट की डेफिनेशन है सब्सटेंसेस which accelerate the rate of a chemical reaction, the rate of a chemical reaction and themselves remain chemically and quantitatively unchanged। इसमें से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैं सारे डेफिनेशन भी लिख रही हूं। हमारा 1 मार्क भी एमसीक्यू में नहीं जाना चाहिए। तो क्वांटिटेटिवली अनचेंज्ड आफ्टर द रिएक्शन। तो क्या होते हैं कैटालिस्ट? इसका ये डेफिनेशन है कि सब्सटेंस विच एक्सीलरेट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, यानी रिमेन केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली अनचेंज। आप जितना अमाउंट डालोगे उतने ही अमाउंट में वो वापिस आपको मिल जाएंगे। तो उनको बोलते हैं हम कैटालिस्ट। एंड बच्चों, द फिनोमिना इज नॉन एज कैटालिसिस। सो कैटालिसिस के साथ और 2 चीजें हैं जो मैंने 11 से आपको बताई हुई है। अभी मैं बोलूंगी तो आपको समझ आ जाए कि हाँ हाँ मैडम आपने सिखाया है। प्रमोटर क्या होते हैं बच्चों? तो कैटालिस्ट के भी कैटालिस्ट रिएक्शन को फास्ट करता है, और उसे भी फास्ट करे, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल क्या होता है कि उसकी इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्शन हो वो एकदम फास्ट प्रोडक्शन हो, और प्रोडक्शन पे प्रोडक्शन उसको धमाधम मिलता जाए, ये इसका गोल होता है। अब इतना फास्ट प्रोडक्शन अगर इसको चाहिए तो वो कैटालिस्ट डाल के भी सेटिस्फाई नहीं होता है। उसे तो ये है कि कैटालिस्ट डालो तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है, तो उसमें प्रमोटर भी डाल दो तो और फास्ट हो जाए। जैसे बच्चों, आपके बॉडी के अंदर सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। अब आपके बॉडी के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन आप समझ सकते हो कि अभी विंटर है, तो विंटर के सीजन में आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, इतनी आपको समर में नहीं लगती। अब क्यों? तो एब्सॉर्प्शन, टेम्परेचर डिक्रीज होता है ना, तो एब्सॉर्प्शन ज्यादा होता है, समझ रहे हो। अब अभी टेम्परेचर डाउन है, कूल टेम्परेचर में हमारे बॉडी में जितने केमिकल रिएक्शन है उन सब में कैटालिस्ट है, और वो कैटालिस्ट यानी कि अपने एंजाइम। अब आपको ये सोचना पड़ेगा
कि हमारी बॉडी में हमें एंजाइम तो मिले, क्या हमें प्रमोटर्स मिले हैं? तो यस, वी हैव प्रमोटर ऑल्सो इन अवर बॉडी, दैट्स आर विटामिन्स। तो हमारी बॉडी में जो विटामिन है वो एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं और एंजाइम रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं। समझे आप? यानी बच्चों, हमारी बॉडी की कैटालिस्ट यानी एंजाइम और उसके प्रमोटर यानी विटामिन्स। तो प्रमोटर ये यानी कि कैटालिस्ट के भी कैटालिस्ट। अब यहां से आपको एमसीक्यू याद रखने हैं बच्चों, एमसीक्यू। तो प्रमोटर यानी जो कैटालिस्ट का रेट बढ़ाए और पॉइजन यानी कैटालिस्ट का रेट डिक्रीज करे। प्रमोटर वो होते हैं जो कैटालिस्ट का रेट बढ़ाते हैं, पॉइजन वो होते हैं जो कैटालिस्ट का रेट डिक्रीज करते हैं। तो बच्चों, प्रमोटर आर सब्सटेंसेस that enhance the activity of catalyst। है ना? तो हमारा इधर एमसीक्यू है, याद रखना। हम एमसीक्यू की बात कर रहे हैं अभी। कौन सा एमसीक्यू है? तो बच्चों, हैबर। और हैबर प्रोसेस यानी अमोनिया का प्रोडक्शन। हैबर प्रोसेस यानी प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। और अमोनिया का प्रोडक्शन जब होता है तब अगर मैंने एज अ कैटालिस्ट आयरन पाउडर डाला हुआ है, एज अ कैटालिस्ट आयरन पाउडर मैंने डाल दिया है बच्चों, ध्यान से देखो। अगर मैंने एज अ कैटालिस्ट आयरन पाउडर लिया है तो आयरन पाउडर के साथ एज अ प्रमोटर मुझे क्या लेना है? एज अ प्रमोटर विथ आयरन पाउडर, एज अ प्रमोटर मुझे लेना है मोलिब्डेनम। क्या? मोलिब्डेनम। और मोलिब्डेनम यानी एमडी। एमडी तो मेंडेलेवियम हो जाएगा, एमओ। तो मोलिब्डेनम यानी एमओ एफी के साथ प्रमोटर है। और आपने कहीं देखा होगा कि अगर हैबर प्रोसेस में आपने एफी नहीं लिया है, एफईओ कैटालिस्ट लिया है, ये चीज़ यहाँ से अलार्म बजता है, याद रखना। अगर ऐसे कैटालिस्ट एफई का पाउडर है, एफई का पाउडर, तो प्रमोटर जाएगा मोलिब्डेनम। और अगर एफईओ लिया है तो प्रमोटर जाएगा K2O प्लस Al2O3। ऑक्साइड के साथ एज अ प्रमोटर ऑक्साइड जाएगा और मेटल के साथ एज अ प्रमोटर मेटल। यानी हैबर प्रोसेस में एफई लिया तो प्रमोटर बनेगा मोलिब्डेनम, और एफई का ऑक्साइड लिया तो प्रमोटर बनेगा आपका K2O प्लस Al2O3। समझ रहे हो ना बच्चों? कौन प्रमोटर बनेगा? K2O प्लस Al2O3। चलो, अब मुझे बात करनी है पॉइजन के बारे में। तो पॉइजन, इसका भी एग्जाम्पल नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैं दे रही हूँ एग्जाम्पल, याद रखो कि हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है इसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है सल्फर ट्राइऑक्साइड में, तो हम यूज करते हैं वेनेडियम पेंटॉक्साइड। क्या यूज करते हैं? वेनेडियम पेंटॉक्साइड। लेकिन अगर वेनेडियम पेंटॉक्साइड के बदले मैंने प्लेटिनम यूज किया तो रिएक्शन नहीं होगा,
तो होगा, बट एक्चुअली वहाँ पे प्रॉब्लम है कि अगर कहीं वहाँ पे कॉपर की इम्प्योरिटी है, क्या है, कॉपर की इम्प्योरिटी, तो कॉपर एक्ट एज अ पॉइजन फॉर प्लेटिनम। सो इसीलिए यहाँ पे प्लेटिनम के बदले हम वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज करते हैं, यानी कैटालिस्ट का जो रेट डिक्रीज कर दे। कैटालिस्ट को सपोर्ट करे तो प्रमोटर, कैटालिस्ट का दुश्मन तो पॉइजन। आपकी बॉडी में पॉइजन है तो यस, अगर आपने एंटीबायोटिक लिए, क्या लिया, ड्रग्स में एंटीबायोटिक, तो आपके सारे बॉडी के जो कैटालिस्ट है, एंजाइम है, वो सब मर जाएंगे। यानी एंटीबायोटिक अपने कैटालिस्ट का दुश्मन है, ये पॉइजन है। और अगर विटामिन आप लेते हो तो वो प्रमोटर है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए कि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है बच्चों, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। क्या लगता है कितने टाइप होंगे कैटालिसिस के? तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कैटालिसिस, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट जो है, टॉपिक काफी इजी गोइंग सा है, कुछ नहीं करना है बच्चों इसमें, लेकिन एमसीक्यू मार देंगे आपको इसके। तो टॉपिक समझने में बहुत इजी है, याद रखने में बहुत टफ है। तो समझने वाला टॉपिक है, वो इजीली आप समझ जाओगे, लेकिन इजीली आप याद नहीं कर पाओगे। तो बट इसको तो प्रिपेयर करना ही पड़ेगा, दुनिया में हम आए हैं तो हमें जीना ही पड़ेगा। टॉपिक है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो आप याद रखना, ये जहर वाला टॉपिक है, पीना पड़ेगा। होमोजीनियस कैटालिसिस, छोटे छोटे एमसीक्यू आपको मार देंगे। तो होमोजीनियस कैटालिसिस क्या होता है बच्चों कि when the reactants and the catalyst, सब कुछ, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट, सब कुछ आर इन द सेम फेज, यानी गैस तो सारे गैस, लिक्विड तो सब लोग लिक्विड। तो वही है कि सारे लिक्विड फेज में है तो लिक्विड में, और गैस फेज में है तो सब लोग गैसियस फेज में ही है। तो लिक्विड और गैस, इनका जो फेज है वो सेम, तो वो होमोजीनियस कैटालिसिस। अब इसके एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं सब। इसमें से पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोला मैंने? ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। तो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस gives 2SO3 गैस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रिपरेशन, आपके दो काम हो रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाओ कि SO2 फिर O2 ऑक्सीडेशन करोगे। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही होता है ऑक्सीजन ऐड करने का प्रोग्राम। अब सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन ऐड करोगे, बनेगा सल्फर ट्राइऑक्साइड, तब उसका कैटालिस्ट वेनेडियम पेंटॉक्साइड होता है, तो वो तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। वेनेडियम पेंटॉक्साइड तो सॉलिड है,
हम बात करते हैं होमोजीनियस की, ये गैस, ये गैस, ये गैस, तो फिर ये भी गैस। तो ये हो गया होमोजीनियस कैटालिसिस। रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, कैटालिस्ट आर इन द सेम फेज, ऑल आर गैस। तो पहला एग्जाम्पल है ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। चलो नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट पूछेंगे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट किस टाइप का कैटालिसिस है, तो वो एमसीक्यू बनेगा। अब मिथाइल एसीटेट यानी CH3 COO CH3 एस्टर है, एस्टर लिक्विड होता है। एस्टर में डाल दिया लिक्विड वाटर, लिक्विड वाटर डाल के आपने उसका कैटालिस्ट भी सिलेक्ट किया, लिक्विड एसिड। और लिक्विड एसिड दुनिया भर के लोगों को पता है, एस्टर में पानी डाल दिया तो आपको मिलेगा CH3COOH एसिटिक एसिड, वो भी एक्वा। और लिक्विड मिथेनॉल एक्वा, वो भी सारे लिक्विड फेज में है। तो वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस कैटालिसिस। अब तीसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर C12H22O11, वो भी तो आप पढ़ चुके हो। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ शुगर C12H22O11 aqueous with the help of H2O in presence of dilute sulfuric acid, लिक्विड ग्लूकोज और फ्रिक्टोज आपको मिलने वाला है। C6H12O6 ग्लूकोज, C6H12O6 फ्रुक्टोज। ग्लूकोज एक्वियस, फ्रुक्टोज वो भी एक्वियस, सब कुछ एक्वियस। तो आपका सबका फेज सेम है, तो है ये है होमोजीनियस कैटालिसिस। Now go for heterogeneous. So the catalytic process in which reactant and the catalyst are in different phase. Reactants and catalyst, yes. Okay, reactant and catalyst are in डिफरेंट फेज। अगर ये दोनों डिफरेंट फेज में है तो वो हो जाएगा हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। तो इसके एग्जाम्पल वही जो बाजू में है सेम, ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 बट इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। सो बच्चा लोग SO2 गैस प्लस O2 गैस gives 2SO3 गैस। यहाँ पे प्लेटिनम सॉलिड आप यूज कर सकते हो या इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस वेनेडियम पेंटॉक्साइड। मैंने अभी बताया प्लेटिनम सॉलिड यूज इसीलिए नहीं करते हैं, अगर कहीं कांटेक्ट मेथड में सल्फर डाइऑक्साइड में कॉपर की इम्प्योरिटी है तो इसके लिए पॉइजन बनेगा, लेकिन नहीं है इम्प्योरिटी तो यू कैन डू दिस। और वेनेडियम पेंटॉक्साइड अगर यूज किया तो ये दोनों ही सॉलिड है, ये गैस। तो ये
हेट्रोजीनियस कैटालिसिस हो जाएगा। डन। सेकेंड एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन बिटवीन डाई नाइट्रोजन एंड डाई हाइड्रोजन यानी हैबर्स प्रोसेस। हैबर से मिलेगा क्या? अमोनिया गैस। तो नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, you will have Fe solid and 2 ammonia gas। गैस गैस गैस, ये है सॉलिड, तो ये हो गया हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। और इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रिक एसिड। बच्चों वैसे ये पी ब्लॉक चल रहा है आपका, सभी प्रिपरेशन पी ब्लॉक में है, तो पी ब्लॉक के साथ साथ ये टॉपिक तो ऐसे ही खिलते खिलते हो जाए। हम बात करने जा रहे हैं ओसवाल्ड प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में आपको याद रखना है 45-46 का मतलब 4 मोल अमोनिया गैस, 5 मोल O2 गैस। ऑक्सीजन घुसाने का प्रोग्राम है, अमोनिया के अंदर ऑक्सीजन को घुसा दो तो नो, पानी भी नहीं मांगेगा वो, नो H2O। 45-46 ओसवाल्ड प्रोसेस, 45-46 4 अमोनिया 5 O2 4 NO 6 H2O। अमोनिया में ऑक्सीजन घुसाओ और नो पानी, नो H2O, नो पानी। एंड नेक्स्ट ये गैस, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। टेम्परेचर हाई होगा ना तो ये गैस फेज में ही बनेगा और वहां पे आप डालोगे प्लेटिनम सॉलिड। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका है 4th वन, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकल। तो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड होता है ना, इसमें डाल दो हाइड्रोजन गैस, आपका कैटालिस्ट है निकल सॉलिड, सब कुछ अलग अलग सा, और वेजिटेबल घी आपको मिल जाएगा। तो वेजिटेबल ऑयल से निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस के साथ हाइड्रोजिनेशन होता है तो यू विल हैव वेजिटेबल घी। अनसैचुरेटेड फैट से आपको मिलेगा सैचुरेटेड फैट, कुछ नहीं है। इथीन में डालो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, यू विल हैव इथेन, इसमें सिग्मा पाई है तो ये अनसैचुरेट है, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेट है। डबल ट्रिपल बॉन्ड तो अनसैचुरेट, सिंगल बॉन्ड तो वो सैचुरेट। तो ये हो गया अभी आपका टॉपिक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस।